कहानी दहन। मनोज रूपड़ा। उस दिन मैं एक बड़ी खुशफहमी में था। रात का वक्त था और मैं सुनसान सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। मैं ये मानकर चल रहा था कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं और जिस संभावित सुखद परिणाम की कल्पना कर रहा हूं वो वास्तविक रूप में भी उतना ही सुखद और रोमांचक होगा। दरअसल तब मैं 16 साल की मचलती गुदगुदाती कामनाओं के आगोश में था और उस वक्त इतने रोमांटिक मूड में था कि किसी भी तरह की हकीकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता आया है, किस्मत ठीक उस समय टांग अड़ाती है जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं। सामने से अचानक एक ट्रक आ गया। वो सड़क बहुत संकड़ी थी। हेडलाइट की चुंधियाती रोशनी के कारण मुझे आगे का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी चाल धीमी नहीं की और अगले ही पल मेरा दायां पैर पता नहीं किस चीज से टकराया और मैं एक खुली नाली में मुंह के बल गिर पड़ा। मेरी टांगे तो नाली से बाहर थी, लेकिन पूरा चेहरा और दोनों हाथ कीचड़ में धंस गए। जब मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो नाली के कीचड़ में मुझे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। ये छोटी छोटी आंखें कुछ इस ढंग से चमक रही थी कि मैं सहम सा गया। मैंने एक पल भी गंवाए बगैर अपना सिर नाली से बाहर निकाला। सीधे खड़े होने के बाद मैंने अपने दोनों हाथों को कूल्हे से रगड़कर साफ किया। फिर कमीज का निचला हिस्सा ऊपर उठाकर चेहरे की गंदगी पोंछने लगा, लेकिन मल, मूत्र और कीचड़ की बदबू से पीछा छुड़ाना मुश्किल था। मेरा सर भी चकरा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने नाली में कुछ देखा था। कमर और बाएं घुटने में उठते दर्द के बावजूद मैंने झांक कर देखा। मुझे फिर वही आंखें दिखाई दी। मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम तो नहीं, कि ये आंखें कुछ और तो नहीं। लेकिन तभी मुझे कमजोर स्वर में म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। इस बार मैंने अंधेरे में नजरें जमाकर गौर से देखा तो वो एक छोटी सी बिल्ली थी। उसका सिर्फ चेहरा कीचड़ से बाहर था। टांगे अंदर किसी चीज में उलझकर फंस गई थी। वो मेरी ओर देखकर म्याऊं म्याऊं की गुहार लगा रही थी और अपनी टांगों को किसी चीज की जकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। कुछ देर पहले मेरे दिलो दिमाग में जो एक चहकती महकती खुशफहमी थी, उसकी लय एक झटके में टूट गई थी और अब मेरे सामने एक गिलगिली गलाजत थी जो मुझे आवाज दे रही थी और बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही थी। जाहिर है ऐसे हालात में कोई एकदम से सहज और सजग नहीं हो सकता। कुछ वक्त तो लगता है। जब ठेस लगती है तो कुछ देर के लिए दिमाग भन्ना जाता है। मैं खड़ा तो हो गया था, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मेरी कमर में भी लचक आ गई थी और घुटने से दर्द की तेज लहर उठ रही थी। मैं अपना एक हाथ नाली के ऊपर बने चबूतरे पर और दूसरा हाथ कमर पर रखे कुछ देर हांफता रहा। नाली से लगातार आती म्याऊं म्याऊं की आवाज मुझे और कुछ भी सोचने नहीं दे रही थी, और वैसे भी जरूरत कुछ सोचने की नहीं, कुछ करने की थी। अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान जो सोचता है वो कर नहीं पाता, और कभी कभी कोई अज्ञात प्रेरणा अचानक उससे कुछ ऐसा करवा लेती है जिसके बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं होता। बिल्ली के बच्चे को नाली से बाहर निकालकर चबूतरे पर मेरे जिस हाथ ने रखा था, उस हाथ में बदबूदार गंदगी के साथ एक धड़कते हुए दिल की धड़कन का एहसास अब तक कायम था। इतने छोटे से जीव की इतनी तेज धड़कन। मैंने उसे चबूतरे पर रख दिया, लेकिन उसका दिल अभी तक मेरी दाएं हाथ की हथेली में धड़क रहा था। बिल्ली ठंड से कांप रही थी। अपने भीगे हुए शरीर से गंदगी को झटकने के लिए उसने 2 बार अपने पूरे शरीर को झंझोड़ा। अब उसके रोए खड़े हो गए। उभरी हुई हड्डियों का ढांचा एक साथ इतना दयनीय और घिनौना दिखाई दे रहा था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि अब तक वो जीवित कैसे है। अब उसकी म्याऊं म्याऊं बंद हो गई थी। वो मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में जरा भी एहसानमंदगी का भाव नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मैंने उसे नाली से बाहर निकालकर उस पर कोई एहसान नहीं किया है। ये सोचते हुए मैंने उसका ख्याल दिमाग से निकाल दिया। ठेस खाकर नाली में गिरने के दौरान मेरी एक चप्पल मेरे पैर से अलग हो गई थी। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। नाली के किनारे औंधे पड़े चप्पल को झुककर सीधा करने के बाद उसे पहनकर मैं जैसे ही जाने को हुआ, फिर से उसकी आवाज आई, म्याऊं। अब क्या है? मैंने पलट कर झल्लाते हुए कहा, लेकिन मेरी झल्लाहट को कोई तवज्जो दिए बगैर
वो 2 कदम आगे बढ़ी और चबूतरे से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। अरे 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 अरे, क्या कर रही हो? मैं डर गया कि वो कहीं नीचे गिरकर मर न जाए, लेकिन मेरी बात अनसुनी करके वो नीचे कूद गई और मेरे कदमों के पास आकर बैठ गई। उसने गर्दन उठाई और मुझे देखने लगी, लेकिन इस बार मैंने मन पक्का कर लिया था। उसकी नजरों को नजरअंदाज करके मैं लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ तेजी से चलने लगा, ताकि वो पिछड़ जाए और मुझे दोबारा उसकी मायावी आंखों और उसकी कातर आवाज का सामना न करना पड़े। कुछ देर तक जब कोई आवाज नहीं आई तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने नजरें झुकाई तो मैं दंग रह गया। वो मेरे पीछे पीछे नहीं आ रही थी, बल्कि मेरे साथ साथ चल रही थी, और कुछ ऐसे अंदाज में जैसे वो मेरी शरीके हयात हो। ये तो हद हो गई। मैं बुरी तरह झुंझला गया। ये बिल्ली की बच्ची तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रही है। मैं उसे चकमा देने की तरकीबें सोचने लगा। इस मामले में मैं बहुत माहिर हूं। जब आज तक मेरी मां मुझसे नहीं जीत पाई तो इस बिल्ली की क्या मजाल है। मैंने अपनी चाल धीमे कर दी, फिर कुछ सोचने का अभिनय करते हुए रुक गया। मैंने अपनी जेब से वो लव लेटर निकाला जिसे नाली में गिरने से पहले मैं किसी को देने जा रहा था। मैं जानबूझकर उस लेटर को पढ़ने के बहाने टाइम पास करता रहा, ताकि वो बोर होकर चली जाए। मैंने 3 बार उस लेटर को पढ़ा और फिर कनखियों से नीचे देखा। वो इत्मीनान से बैठी थी, जैसे कह रही हो कि हाँ हाँ तुम अपना काम करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहला सबक मुझे ये मिला कि ये बिल्ली मेरी मां की तरह अधीर नहीं है, इसके पास धीरज है। रात बहुत हो गई थी। मैंने अपने घर की राह ली। फिर मुझे तुरंत ख्याल आया कि इसे अपने घर का पता बताना ठीक नहीं। मैं फिर सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और मैं घर का रास्ता छोड़कर एक ऐसी गली में मुड़ गया जहां एक कुख्यात कटखना कुत्ता रहता था। वो अभी भी इठलाती हुई मेरे साथ चल रही थी। उसे क्या मालूम था कि वो किस खतरे में पड़ने वाली है। हम दोनों चुपचाप उस सुनसान गली में चलते रहे। आधी गली पार करने के बाद भी वो कुत्ता कहीं नजर नहीं आया तो मैं मन ही मन उस कुत्ते को कोसने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो अपने कान खड़े किए आंखों में चमकते हत्यारेपन के साथ सामने से आता दिखाई दिया तो मैं कांप गया। अगले ही पल क्या होने वाला है ये सोचकर मैं इतना घबरा गया कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसकी निगाहें अगर मेरी तरफ होती तो शायद मैं इतना भयभीत नहीं होता। उसकी निगाहें उस बिल्ली पर जमी हुई थी और वो उस पर लपकने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो बिल्ली को दबोच लेता, मैंने लपक कर बिल्ली को दाएं हाथ में उठा लिया। कुत्ते ने भी तुरंत पैतरा बदला और अब बिल्ली के बजाय मैं उसके निशाने पर था। उसकी भयंकर गुस्से से भरी गुर्राहट और पैने दांतों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय था। मैंने नीचे झुककर ईंट का एक अद्दा उठा लिया। वो 2-3 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी गुर्राहट वो और बढ़ गई और दांत वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक ढंग से जबड़े से बाहर आ गए। जब मैंने निशाना ताक कर उस पर वार किया तो पहले तो वो कूल्हे के बल गिर गया और कूल्हे में लगी करारी चोट के कारण दर्द से कराहने लगा। लेकिन फिर वो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कुछ देर कराहने के बाद वो फिर जोर जोर से भौंकने लगा और इस बार की उसकी आवाज में भयंकर धमकी थी। मैंने तो उसकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस बिल्ली की बच्ची को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जोर से गुर्राई और इतने फोर्स के साथ कि मेरे हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। वो कूद कर नीचे सड़क पर आई और अपनी दुम उठाकर कुत्ते की तरफ बढ़ी। कुत्ता एकदम चकित रह गया। वो एक बार फिर गुर्राई। वो इतनी उत्तेजित थी कि अगर मौत भी उसके सामने खड़ी होती तो वो भी कांप जाती। इसलिए नहीं कि वो ताकतवर थी, इसलिए कि वो बेहद कमजोर थी और इतनी कमजोरी के बावजूद मौत को ललकार रही थी, और वो भी इतनी भीषण आवाज में कि खौफनाक भी खौफजदा हो जाए। सिर्फ ताकत ही नहीं, कभी कभी कमजोरी भी भय पैदा कर सकती है। ये मैंने पहली बार देखा। जब कुत्ता चला गया तो मैंने नीचे नजरें झुकाई। अब वो मुझे देख रही थी। इस गली में लाकर मैंने उसके साथ जो विश्वासघात किया था, उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत उभर आएगी। लेकिन नफरत तो दूर, उसकी आंखों में कोई शिकायत भी नहीं थी। चलो अब यहां से, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसने अपनी गर्दन मोड़ी और मेरे आगे आगे चलने लगी। मैं अपनी जगह खड़ा रह गया। ऐसी हालत में जब कदम उठाए नहीं उठते, कुछ देर बाद उसने मुड़कर मुझे देखा, फिर 2 कदम मेरी तरफ बढ़ाए, जैसे कह रही हो कि अरे चलो भाई, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।
मैंने देखा उसके चेहरे पर सचमुच जिम्मेदारी का भाव था। उसके इस अंदाज से पहले तो मैं शर्मसार हो गया, फिर मैं खींच उठा और पैर पटक पटक कर चलने लगा। क्या मैं इतना नाचीज हूं कि अपने घर तक पहुंचने के लिए मुझे इस बित्ते भर की बिल्ली का सहारा लेना पड़ेगा? मैं अंदर ही अंदर एक अव्यक्त चिड़चिड़ाहट से भर गया। घर पहुंचने तक न तो मैंने एक बार भी उसकी तरफ मुड़ के देखा कि वो कहाँ है, और ना ही मैं रुका। घर में घुसते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। बाथरूम में जाकर मैंने गंदे कपड़े उतारे, नहाने के बाद धुले हुए कपड़े पहने और बिस्तर में घुस गया। नाली में गिरने से जो चोट और खरोंच लगी थी वो अब अपना असर दिखा रही थी, लेकिन अपने दर्द को मैं इसलिए भी जब्त कर गया क्योंकि मुझे बार बार यही लग रहा था कि बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी है और अपनी कातर आवाज में मुझे पुकार रही है। सुबह में देर से उठा। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ ने मुझे उठाया क्यों नहीं? आम दिनों में मेरे उठने से पहले ही माँ की झिड़कियां शुरू हो जाती थीं। वो लगातार मुझे डांटती फटकारती रहती थी और मुझे किसी न किसी काम में लगाए रखने की फिराक में रहती थी ताकि मैं बिगड़ न जाऊं। मैं भी जानबूझकर ऐसी ही हरकतें किया करता था कि माँ को ये भ्रम बना रहे कि मैं बिगड़ गया हूं। लेकिन वो हरकतें सिर्फ माँ को भ्रमित करने के लिए होती थी ताकि मेरी असली करतूतों पर उनकी नजर न पड़े। वैसे भी एक आज्ञाकारी होनहार बेटे से माँ उतनी खुश नहीं होती जितना उसे अपने बिगड़े हुए बेटे को सुधारने में सुख मिलता है। खैर, मैं जब अपने कमरे से बाहर आया तो माँ घर पे नहीं थी। न वो रसोई में दिखाई दी न बैठक में। जब मैं उन्हें ढूंढते हुए बाहर आया तो वो बर्तन कपड़े धोने की मोरी के पास बैठी थी और गुनगुने पानी से बिल्ली को नहला रही थी। अरे, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। पता नहीं रे, कहाँ से आई? माँ ने उसे प्यार से निहारते हुए कहा। सुबह जब मैं उठी तो ये घर के दरवाजे पर जोर जोर से पंजे मार रही थी। मैंने देखा कि दरवाजे के दोनों पल्लों पर नाखून की खरोंचों के गहरे निशान थे। इतनी ताकत! मैं सन्न रह गया। नहलाने के बाद माँ उसके शरीर को नैपकिन से पोंछने लगी। लेकिन ये हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पंजे मार रही थी? इसे कोई और घर नहीं मिला? क्या पता, माँ ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। पिछले जन्म की कोई लेन देन बाकी होगी, इसीलिए हमारे घर आई है। पिछला जन्म? ये मेरे लिए एक ऐसी सुरक्षित जमीन थी जहां मैं निश्चिंत होकर सांस ले सकता था। मेरी बहुत सी बेरहम बदमाशियां और माँ की बहुत सी बीमारियां माँ की सोच के मुताबिक माँ के किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल है। हालांकि न तो मैं बदमाश था न माँ बीमार। माँ इसलिए बीमार पड़ती थी कि मैं उन पर तरस खाकर उनकी सब बातें मान लूं, और मैं इसलिए बदमाशी का ढोंग करता था कि कहीं माँ सचमुच बीमार न पड़ जाएं। अगर मैं उन्हें सताना बंद कर दूंगा तो उनका जीवन तो नीरस हो जाएगा और वो बीमार पड़ जाएंगी। बिल्ली को अच्छी तरह पहुंचने के बाद माँ उसे रसोई में ले गई और एक कटोरा दूध उसके सामने रख दिया। वो भूख और ठंड से कांप रही थी। हाय राम, बेचारी कितनी कमजोर है, माँ ने तरस खाते हुए ममतालू लहजे में कहा और जमीन पर बैठकर उसे अपनी गोद में लेकर चम्मच से दूध पिलाने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये वही जालिम औरत है जो घर में घुस आने वाली दूसरी बिल्लियों को चिमटा और बेलन फेंक कर मारती फिरती थी। फिर अचानक एक ही दिन में ये हृदय परिवर्तन कैसे? इस बिल्ली की बच्ची ने ऐसा क्या जादू कर दिया माँ पर? दूध पीती बिल्ली के परम सुख में डूबे हुए चेहरे और माँ के चेहरे के स्नेह भाव को देखकर मुझे लगा कि कहीं ये सचमुच कोई पिछले जन्म का लोचा तो नहीं। खैर, मुझे क्या लेना देना है इससे? ये तो और भी अच्छा है, ये दोनों आपस में लगी रहें। माँ का ध्यान किसी और चीज में लगा रहे तो इसमें मेरा ही फायदा है। मुझे तो बिल्ली और माँ दोनों से एक साथ छुटकारा मिल जाएगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मेरी इस मुस्कुराहट को माँ तो नहीं देख पाई, पर बिल्ली ने देख लिया। जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसके कान खड़े हो गए। वो माँ की गोद से उतर गई और संदेह भरी नजरों से मुझे देखने लगी। शायद उसने ताड़ लिया था कि मैं क्या सोच रहा हूं। कुछ देर बाद माँ रसोई के काम में लग गई और मैं नहाने चला गया। जब मैं नहा कर आया तो मैंने देखा कि बिल्ली घर की सभी गतिविधियों को उत्सुकता के साथ देख रही थी, और सिर्फ देख ही नहीं रही थी बल्कि उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि जैसे वो माँ के हर काम में हाथ बटाने के लिए उत्सुक है। उसकी नजरें माँ के फुर्तीले हाथों पर टिकी थी और उसकी आंखों की पुतलियां उतनी ही तेजी से इधर उधर घूम रही थी जितनी तेजी से माँ के हाथ। नाश्ता करने के बाद मैं दुकान जाने के लिए जैसे ही उठा, वो भी उठ खड़ी हुई और मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने जैसे ही घर से बाहर जाने के लिए दहलीज से पांव बाहर निकाला,
वो दौड़कर घर से बाहर आ गई। माँ पीछे से चिल्लाती ही रही। पहले वो बिल्ली को डांटती रही, जो उसके मना करने के बावजूद घर से बाहर निकल भागी थी। बिल्ली ने जब उनकी एक न सुनी तो वो मुझे जोर जोर से चिल्लाकर चेतावनी देने लगी कि मैं उसका ख्याल रखूं, उसे कुछ हो गया तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ डालेंगी। बाप रे, ये बिल्ली तो अभी से डबल गेम खेल रही है। मुझे लगा कि आगे जरूर कोई खेल होने वाला है। संकरी घरेलू गलियों से बाहर निकलकर जब मैं बाजार की सड़क पर आया तो भीड़ भाड़ और शोर शराबे से बिल्ली परेशान हो गई। आते जाते तेज रफ्तार वाहनों से बचने के लिए वो इधर उधर उछलती रही, लेकिन हर तरह की परेशानियों के बावजूद उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद थी कि इन परेशानियों से उकता कर वो या तो खुद ही कहीं चली जाएगी या उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी कि वो मुझे छोड़कर भाग जाएगी। अब मेरी दुकान ज्यादा दूर नहीं रह गई थी, बस कुछ ही देर की बात और है। दुकान पहुंचने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। अगर वो दुकान में घुसने की कोशिश करेगी तो वो जाने और पिताजी जाने। पिताजी अपनी दुकान की मिठाइयों पर मंडराने वाली हड़पखोरों की लालच से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। वो कुत्तों, मक्खियों, गाय और बकरियों से तो चिढ़ते ही हैं, और बिल्लियों से तो वो खास तरह की खुन्नस रखते हैं, क्योंकि वो रात के अंधेरे में पता नहीं कहां से दबे पांव घुस आती हैं और दही रबड़ी के कुल्हड़ों में मुंह मार जाती हैं। मैं जब दुकान पर पहुंचा तो मैंने मुड़कर देखा कि बिल्ली चलते चलते रुक गई थी और संशय भरी नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ देर के लिए तो मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। एक तरफ मां की धमकी थी कि उसे कुछ होना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ पिताजी का डंडा, जिसकी सख्त बेरहमी का स्वाद कई गाय, कुत्ते और सांड चख चुके थे। मेरी इस दुविधा को समझने में बिल्ली को ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसकी नजरों में पहले संशय की जगह सतर्कता का भाव आया। फिर वो पिताजी की तरफ देखने लगी, जो जलेबी बनाने में मगन थे। बारी बारी से मेरा और पिताजी का चेहरा कुछ देर तक पढ़ने के बाद उसने कुछ तय किया और भट्टी के पास जाकर बैठ गई। पिताजी का जलेबी की तवी पर गोल गोल घूमता हाथ रुक गया। वो बड़े गौर से उस बिल्ली की बच्ची को देखने लगे। वो इतनी छोटी और मासूम थी कि पिताजी को देखकर उसने इतनी कोमल और मधुर आवाज में अभिवादन किया कि पिताजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आओ आओ माताजी, पधारो। मैं ये देखकर दंग रह गया कि पिताजी के चेहरे पर वाकई एक पैतृक स्नेह भाव था, और ये सिर्फ दिखावा नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पिताजी उन लोगों में से कतई नहीं थे जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं। ये माताजी हमारे घर में पहले ही पधार चुकी हैं, मैंने आगे बढ़कर कहा। पिताजी की खुशमिजाजी को देखकर मेरा हौसला बढ़ गया था। ये घर से ही मेरे पीछे पीछे आई है। मां ने इसे नहलाया और गोद में बिठाकर दूध भी पिलाया। अच्छा, तो ये तेरी मां की सगी है? तब तो इसे तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। इतना सुनना था कि बिल्ली खड़ी हो गई और अपनी दुम गर्व से उठाकर दुकान में चहलकदमी करने लगी। उसके चलने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो दुकान में फैली अव्यवस्था और लापरवाहियों का निरीक्षण कर रही हो। मैं और पिताजी दिन भर काम में इतने व्यस्त रहते थे कि हमें साफ सफाई और रख रखाव का समय ही नहीं मिलता था। बहुत सी अगड़म बगड़म चीजें जो कबाड़ में बेचे जाने या फेंके जाने के इंतजार में पड़ी थी, उसने उस कबाड़ के ढेर के अंदर घुसकर उन्हें न केवल उलट पुलट डाला, बल्कि जमीन को भी कुरेदना शुरू कर दिया। उसके इस अचानक हमले से बोसीदा चीजों के ढेर के नीचे छिपे तिलचट्टे, चूहे और कीड़े मकोड़े भाग निकले, लेकिन उसने किसी को भी दुकान के किसी दूसरे ठिकाने में छुपने का मौका नहीं दिया। वो उन्हें दुकान से बाहर खदेड़ने में लगी रही। मैं भी दिन भर अपने काम में व्यस्त रहा। पिताजी ने कोई नौकर तो रखा नहीं था, वो मुझे काम सिखा रहे थे। दुकान की भट्टी दिन भर सुलगती रहती थी और मुझे एक के बाद एक बनने वाली चीजों की तैयारी करनी पड़ती थी। मैं बिल्ली की खुराफातों से ध्यान हटाकर फटाफट काम निपटाना शुरू कर रहा था, क्योंकि शाम को मुझे अपने दोस्तों के साथ होली का चंदा इकट्ठा करने जाना था। पिताजी माल भी तलते जा रहे थे और ग्राहकी भी निपटाते जा रहे थे। पकौड़े तलकर निकालने के बाद उन्होंने समोसे कढ़ाई में छोड़ दिए। ग्राहकों के बीच गरम पकौड़े खरीदने की होड़ लगी थी। मैंने कचौड़ी के लिए मैदा गूंथकर तैयार किया और उसकी लोई काटकर भरावन भरने लगा। ग्राहकी अचानक बढ़ गई थी। माहौल में जैसे ही गहमा गहमी बढ़ी, बिल्ली अपना काम छोड़कर पिताजी के पास आ गई। वो ग्राहक और दुकानदार के लेन देन को देखने लगी, इतने ध्यान से जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। मुझे हंसी आ गई।
पिताजी हिसाब किताब में इतने कमजोर थे कि कई बार लेन देन में गलती कर बैठते थे। उस दिन के बाद तो ये एक सिलसिला ही बन गया। वो रोज मेरे पीछे पीछे घर से आती थी और शाम को जब दुकान से मुझे छुट्टी मिलती तो वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती, जैसे उसकी भी ड्यूटी पूरी हो गई हो। शाम के बाद मेरी दुनिया बदल जाती थी। दोस्ती, यारी, अड्डेबाजी और गैंगबाजी करने का यही वक्त होता था। हम गिरधर भाई पटेल के तंबाकू के गोदाम के अहाते में ताश और सिगरेट की महफिल जमाते थे या दूसरे मोहल्ले के लौंडों से निपटने की योजना बनाते थे। और ऐसे हर एक मौके पर वो बिल्ली हमारे साथ रहती थी, खास तौर पर उस जगह जहां विधि निषेध के नियम तोड़े जाते हैं या किसी और चीज की आड़ में कुछ और होता है। माँ और पिताजी का मन उसकी लीलाओं और क्रीड़ाओं में लग गया था। माँ तो उसके पीछे पागल ही हो गई थी। उन्होंने बिल्ली का नाम बिन्नी रख दिया था और वो दिन भर बिन्नी बिन्नी करती रहती थी। लेकिन उस बिन्नी को असली प्यार तो मुझसे था। वो एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, हमेशा मेरे पीछे लगी रहती थी। मेरे लिए वो जी का जंजाल बन गई थी। सच कहूं तो मुझे उससे कोई लगाव नहीं था, बल्कि मैं हमेशा उससे कतराता रहता था, क्योंकि वो मेरी सभी गुप्त और अंडरग्राउंड कारगुजारियों की प्रत्यक्ष गवाह बन गई थी। हालांकि उसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं थी कि वो मेरे भेद उजागर कर सके या मां के सामने मेरे खिलाफ गवाही दे सके। लेकिन ये सच है कि मैं जब भी चोरी छिपे किसी काम को अंजाम देता था, तब उसकी आंखें बदल जाती थीं। मैं ये नहीं बता सकता कि उसकी आंखों में उस वक्त क्या होता था, लेकिन उसका प्रभाव वो किसी विकिरण से कम नहीं था। माँ अक्सर कहा करती थी, मेरी बिन्नी बहुत प्यारी है, बहुत चंचल है और बहुत शर्मीली है। लेकिन माँ ने उसका वो रूप अभी तक नहीं देखा था जो मैं देख चुका हूं। माँ की वो बिन्नी मेरे लिए सिर्फ बिन्नी नहीं थी। जब से वो आई है, माँ दिन ब दिन स्वस्थ और उत्फुल्ल होती जा रही थी। लेकिन मैं हर वक्त एक अलग तरह के दबाव में रहता था। पहले मुझे इतना सजग और सतर्क रहने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब वो मेरी हर तरह की मनमौजियों और रंगरेलियों पर उस बिल्ली की रहस्यमय आंखों का पहरा रहता था। कुछ ही दिनों में मुझे लगने लगा कि उसकी जान बचाकर मैंने आफत मोल ली है। सबसे बड़ी आफत तो ये थी कि उसके आने के बाद दुकान के धंधे में अचानक ऐसे बढ़ोतरी होने लगी कि ग्राहकी संभालना मुश्किल हो जाता था। पिताजी के लिए तो बिल्ली लक्ष्मी का अवतार थी, लेकिन इस लक्ष्मी के कारण दुकान का काम इतना बढ़ गया था कि मुझे अपने दोस्तों से मिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बदले हुए हालात का नतीजा माँ और पिताजी के लिए बहुत फायदेमंद था, लेकिन मैं अपने साथियों से धीरे धीरे कटने लगा। एक कारण तो ये था कि मुझे फुर्सत नहीं मिल रही थी, और दूसरा ये कि मेरी सब इच्छाएं भी सुप्त होती जा रही थी। पहले मैं अपने दल का अघोषित मुखिया था। मैं जितना दबंग और आक्रामक था, उतना ही घुन्ना और चालबाज भी। मामला चाहे कोई भी हो, मेरे बगैर उसका निपटारा नहीं होता था। सिर्फ मेरे मोहल्ले में ही नहीं, आस पास के 3 मोहल्लों में मेरी धाक थी। लेकिन अब प्रभाव कम हो रहा था। ब्राह्मण पारा के एक मलय नाम के लड़के ने कुछ ही दिनों में अपनी धाक जमा ली थी, जो मुझसे 4 साल बड़ा था। मेरे दल के सभी लड़के अब उसके प्रभाव में थे। जो लड़के कल तक मुझसे डरते थे, अब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। पुर्रू और बउआ, जो पहले मेरे दाएं और बाएं हाथ थे, अब मलय के सबसे करीबी थे। दुकान से घर जाते समय या घर से दुकान जाते समय वो मुझे अक्सर घेर लेते। एक दिन पुर्रू ने बिन्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी प्रेमिका का क्या हाल है? दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। शादी कब कर रहे हो उसके साथ? सुहागरात में हमको भी दावत देना। उसकी इस बात पर बउआ खिलखिलाकर हंसने लगा। तीर की तरह चुभने वाले ऐसे मजाकों से बचने के लिए पहले तो मैं चुपचाप बिना कुछ कहे आगे निकल जाता था, लेकिन मेरी इस खामोशी को वो मेरी कायरता समझने लगे। और फिर एक दिन तो हद हो गई। मलय ने दल के अन्य सदस्यों पर अपनी धाक जमाने के लिए बिन्नी को एक लात मार दी, और उसकी इस गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। मैंने इतनी तेजी से और इतने ताबड़तोड़ तरीके से सबकी धुनाई की कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने मलय की तरफ रुख किया। अभी तक मैंने उसका सिर्फ नाम सुना था, अब मैं उसके रूबरू था। मैंने सीधे उसकी आंखों में आंखें धंसा दी। वहां मुझे साफ जो चीज दिखाई दी वो थी हवस। सब कुछ हड़प जाने की एक ऐसी हवस जो सिर्फ दूसरों का खून पीने वाले जानवरों की आंखों में होती है। मुझे देखकर वो धीरे से मुस्कुराया।
और तब मैंने देखा कि उसके जबड़े में दाईं और बाईं ओर के दोनों दांत किसी वहशी जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। बीच के सभी दांत भी एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे, उनमें गैप थी। कुछ देर बाद जब उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और अगले ही पल पिच की आवाज के साथ उसने अपने ऊपर के दांतों के गैप से थूक की एक तेज जहरीली पिचकारी मेरे चेहरे पर मारी। अपने शत्रु को ललकारने का उसका ये अपना खास अंदाज था और मैंने भी दाएं हाथ से उसके अंडकोश को भींचकर अपना तरीका बता दिया। वो दर्द से चीख उठा। उसके मुंह से मां की गाली निकल गई, लेकिन मैंने उसके अंडकोश को तब तक दबोचे रखा जब तक उसका चेहरा पीला नहीं पड़ गया और उसके मुंह से झाग का फिचकुर बाहर नहीं आ गया। फिर मैंने बिना कुछ कहे, बिना कोई धमकी या चेतावनी दिए एक सरसरी नजर से सबको देखा और बिन्नी को अपने हाथ में उठाकर वहां से चला गया। घर की तरफ लौटते समय मैं बहुत विचलित था। मुझे डर ये नहीं था कि बदला लेने के लिए वो मुझ पर पीठ से वार करेंगे। असली डर ये था कि वो अब बिन्नी को अपना निशाना बनाएंगे। घर पहुंचते ही मैं घर के पिछवाड़े में टीन की ढलुआ छत वाले उस कमरे में चला गया जिसे सिर्फ भंडारण और कबाड़ खाने के रूप में उपयोग में लाया जाता था। सीलन और उमस से भरा वो कमरा कई कई दिनों तक बंद रहता था। मैंने बिन्नी को वहां छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसने कोहराम मचा दिया। मां की परवरिश ने उसे इतना ताकतवर बना दिया था और वो खुद भी इतनी जिद्दी थी कि उसने दरवाजे को हिला कर रख दिया। मां को बिन्नी के प्रति मेरा ये रवैया देखकर गुस्सा आ गया। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, उतनी ही तेज आवाज में जितनी तेज दरवाजे के पीछे से बिन्नी की आवाज आ रही थी। मैंने मां को समझाया कि कुछ कुत्ते बिन्नी के पीछे पड़ गए हैं। अगर वो बाहर गई तो कोई भरोसा नहीं कि उसके साथ क्या हो। मां को तुरंत मेरी बात समझ में आ गई, मगर उस बिल्ली की बच्ची को कौन समझाता। वो तो आजादी के लिए अपनी जान देने पर तुली थी। तू जा अपना काम देख, मां ने मुझसे कहा। मैं बिन्नी को समझा दूंगी। मां के चेहरे पर उस वक्त ऐसा भाव था जैसे वो कोई बड़ा कर्तव्य निभाने का संकल्प ले रही हूं। मां ने उसे कैसे समझाया होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद बिन्नी के व्यवहार में एक अनोखा परिवर्तन दिखाई दिया। बंद कमरे से आजाद किए जाने के बावजूद उसने मेरे साथ बाहर आना छोड़ दिया। ये मां के समझाने का असर था या वो मुझसे रूठ गई थी। बात चाहे जो हो, लेकिन अब उसने मेरा पीछा करना तो दूर, मेरे पास आना भी छोड़ दिया था। बल्कि जब मैं घर आता तो वो ऐसे कतरा कर निकल जाती जैसे उसने मुझे पहचाना ही ना हो। कुछ दिनों पहले मैं उसके पिछलग्गूपन से परेशान था और अब उसकी बेरुखी मुझसे सहन नहीं हो रही थी। फिर भी उसे पुचकारना और मनाना मुझे बेतुका लगा। और वैसे भी मुझे मालूम था मेरे ऐसे किसी भी प्रयास का क्या अंजाम होगा। इसलिए उसके सामने किसी तरह की कमजोरी प्रकट करने के बजाय मैंने उसके चेहरे के संकेत तलाशने शुरू किए। उसकी आंखों में जो कुछ अभिव्यक्त हो रहा था वो तीव्र भावावेश था। साफ जाहिर हो रहा था कि मैंने उसे जिस इरादे से कमरे में बंद करने की कोशिश की थी, उसे उसने किसी और नजरिए से देखा था। उसे शायद ये लग रहा था कि मैं उससे पीछा छुड़ाने या उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, मैंने कोई सफाई नहीं दी। एक न एक दिन उसे खुद मालूम हो ही जाएगा कि मेरा इरादा क्या था, और ये भी कि मैंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है। जब मैं ये सब सोच रहा था तब मुझे नहीं मालूम था कि हिंसा और क्रूरता के खेल में एक बार जो पड़ जाता है वो उस खेल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। बुराई का रास्ता छोड़ देने पर यह जरूरी नहीं कि बुराई भी पीछा छोड़ दे। कुछ पुराने घाव कभी नहीं सूखते, वो अपना काम करते रहते हैं। उन घावों का एक ही मकसद होता है, प्रतिहिंसा। अपने पुराने साथियों से मेरी जो झड़प हुई थी उसके बाद मैंने उनसे मिलना छोड़ दिया। होली नजदीक आ रही थी, लेकिन अपनी टोली से मैं बाहर था। अब उस टोली ने, जिसका मुखिया मलय था, शहर में उत्पात मचा रखा था। वो दुकानदारों से मनमाना चंदा वसूल कर रहे थे और उनकी मुराद पूरी न होने पर बदतमीजी और जबरदस्ती कर रहे थे। होली के दिन मलय मेरी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया, अपने दल बल के साथ। सबके सब पिए हुए थे। क्या चाहिए? पिताजी ने सभी को एक नजर देखने के बाद मलय से पूछा। हम चंदा लेने आए हैं। मलय ने दाएं हाथ की तर्जनी से अंगूठे को रगड़ते हुए नोट गिनने का प्रतीकात्मक इशारा किया। पिताजी ने गल्ले से 10-10 के कुछ नोट निकालकर उन्हें गिनने के बाद मलय की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मलय ने नोट हाथ से लेकर उन्हें अपनी मुट्ठी में मसलकर वापस पिताजी के चेहरे पर फेंक दिया।
हम लोगों को क्या भिखारी समझ रखा है? पिताजी अवाक रह गए। उनके साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मलय ने उन्हें धक्का देकर गल्ले से हटाया और सीधा गल्ले में हाथ डाल दिया। ये कौन सा तरीका है चंदा लेने का? पिताजी ने आवेश में आकर मलय का हाथ पकड़ लिया जिसमें 100-100 के नोट थे। तुम लोग चंदा लेने आए हो या लूट मार करने? इतना सुनते ही मलय ने शो केस के ऊपर पड़ी जलेबी की परात सड़क पर फेंक दी। शो केस में लात मारकर कांच फोड़ दिया। मैं अपने हाथ का काम छोड़कर बाहर आया, लेकिन पुर्रू और बरुआ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मलय ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे पास आकर मेरे चेहरे पर थूक की पिचकारी मारी और दुकान के अंदर घुसकर पिताजी के कुर्ते का दामन पकड़कर उन्हें खींचते हुए दुकान से बाहर सड़क पर ले आया। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। और उस दिन के बाद मैंने दुनिया की तमाम दूसरी चीजों से नाता तोड़ लिया। मैंने अभी अपनी किशोरावस्था पार नहीं की थी, लेकिन मेरे खेलने खाने के दिन अभी बाकी थे। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरे यौवन पर कुछ दूसरे ठोस प्रभाव तेजी से अपना असर दिखा रहे थे। ये मेरे जीवन का एक ऐसा दौर था जिसे समझना या समझा पाना मेरे लिए कठिन है। मैं बदल रहा था। मेरे आसपास का सब कुछ बदल रहा था। जिस मंथर गति से पहले सारे काम काज चलते रहते थे, उसमें तेजी आने लगी। लोगों ने समय की रफ्तार के साथ चलने के लिए कई तरह की उठापटक शुरू कर दी। हमारा कस्बा अब शहर में बदल रहा था, जिसका सीधा असर कस्बे की घनी आबादी पर पड़ा। सड़कों और गलियों का चौड़ीकरण शुरू हुआ तो दुकानों और मकानों की शक्लें बदल गईं। सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हुई जो किराएदार थे। हमारी दुकान किराए की थी और घर भी। इस अफरा तफरी में हमें घर भी बदलना पड़ा और दुकान भी। मैंने दुकान का सामान एक दिन पहले ही नई दुकान में पहुंचा दिया था। पिताजी नई दुकान में भट्टी बनाने में लगे हुए थे और माँ नए घर की साफ सफाई में लगी थी। मैं अपना पुराना घर खाली करने में लगा था। मैंने सामानों को 2 अलग-अलग ठेलों में लदवा दिया। जब मैं वहां से जा रहा था तो कुछ पड़ोसियों की आंखें भर आईं, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी थीं जिनमें उपहास का भाव था। उन आंखों में मलय की नशे में डूबी हुई आंखें भी शामिल थीं। एक ठेला तो धड़धड़ाते हुए आगे निकल गया, लेकिन दूसरा ठेला जिसमें थोड़ा वजन ज्यादा था, मैं पीछे से उसे ढकेल रहा था। ठेले वाला हम्माल थोड़ा बूढ़ा और कमजोर था। गली से बाहर निकलकर हम जब सड़क पर आए तो चढ़ाई चढ़ने में खासी दिक्कत आ रही थी। ऐसे में कुछ हाथ मदद के लिए आगे बढ़े। ठेले की चौखट के पिछले हिस्से में जहां मेरे हाथ थे, उसके ठीक पास पहले मलय के 2 हाथ दिखाई दिए, जिसमें ब्लेड से लगाए गए चीरे के कई पुराने निशान थे। उसके बाद पुर्रू और बरुआ के हाथ भी दिखाई दिए। वे हाथ आपस में कई गुप्त साजिशें कर चुके थे। ठेले को हाँकना सिर्फ एक दिखावा था। उन आंखों में हरामीपन भरा हुआ था। सबसे पहले मलय ने फप्ती कसी। क्यों? हमारे इलाके को छोड़कर कहां मरवाने जा रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर लदी हो तो आप किसी से तकरार नहीं कर सकते। तेरी बिल्ली कहीं नजर नहीं आ रही है? क्या वो तेरे को छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई? मलय ने फिर मुझे छेड़ा। वो इस फिराक में था कि मैं कुछ कहूं और वो मुझ पर टूट पड़े, लेकिन मैं चुप रहा और बिन्नी के बारे में सोचने लगा। घर का सामान उठाने धरने की व्यस्तता के कारण मेरा उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। मुझे लगा कि माँ उसे अपने साथ ले गई होगी। फिक्र मत कर बेटा, वो हमारे पास है, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। मैंने आंखें तरेर कर मलय की तरफ देखा। उसका चेहरा भयंकर अश्लील हरामीपन से भरा हुआ था। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैंने उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर कहा। अच्छा, क्या कर लेगा बे तू? उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। हमारा ठेला चढ़ाई के सबसे कठिन मोड़ पर था और उन मददगारों ने एक साथ अपने हाथ खींच लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ठेले वाले को भी धक्का मार दिया और ठेले को ढलान की तरफ धकेल दिया। ठेला बहुत तेजी से धड़धड़ाते हुए लुढ़कने लगा और घर का सामान सड़क पर गिरने लगा। एक साइकिल वाले, एक स्कूटर और एक रिक्शे से टकराने के बाद सड़क पर जमीन में सजी सब्जी की दुकान को रौंदते हुए ठेला एक किराने की दुकान में जा घुसा। बौखलाए हुए लोगों ने आओ देखा न ताव और सीधा ठेले वाले हम्माल की पिटाई शुरू कर दी। मैंने बीच बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ का कोई विवेक नहीं होता। भीड़ जब कुछ कर गुजरने पर आमादा हो तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। जब तूफान गुजर गया
तो ठेले वाला हम्माल बीच सड़क पर रो रहा था। उसके मटमैले चेहरे पर आंसू और खून कीचड़ की तरह फैल गए थे। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। फिर कुछ राहगीरों ने रुककर उसके कंधे और पीठ पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया और घर के बिखरे हुए सामान को समेटने और उसे फिर से ठेले पर लादने में मदद करने लगे। घर की कई चीजें टूट फूट गई थीं। दाल चावल और आटे के कनस्तर औंधे पड़े थे। माँ का सिंगारदान, उसकी चूड़ियां, कंगन, चूल्हा, तवा, बेलन, चकला और चिमटा, कटोरियां और चम्मचें, ये सब चीजें जो सरेआम अपमानित हुई थीं, मुझे बदले के लिए उकसा रही थीं। लेकिन इन सब चीजों के बीच मुझे बिन्नी का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो अब उनके कब्जे में थी। जब मैं और ठेले वाला हम्माल शहर से दूर एक पिछड़े इलाके की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचे, तब सड़क सुनसान थी। ठेले का एक पहिया घायल हो गया था, इसलिए ठेला लंगड़ा कर चल रहा था। उसकी लंगड़ाती चाल से एक अजीब सी कातर और कराहती आवाज सुनाई दे रही थी। उस चरमराहट से मेरे भीतर भी कुछ चरमराने लगा, लेकिन मैंने मुट्ठी भींच ली और खुद को चरमराने से रोके रखा। जिस नए इलाके में पिताजी ने दुकान किराए से ली थी, उसे दुकान कहने के बजाय टपरी कहना ज्यादा ठीक रहेगा। और टपरी से थोड़ी दूर जो घर किराए पर लिया था, उसे भी घर कहने के बजाय झोंपड़ी कहा जा सकता है। वो गांव और शहर के संगम पर स्थित एक ऐसा चौक था, जिसकी एक तरफ देसी दारू की दुकान थी और दूसरी तरफ दिहाड़ी पर जाने वाले मजदूरों का ठीका। सड़क पर कुछ फल, सब्जी और मछली बेचने वाले भी बैठते थे। एक बस स्टॉप भी था, जिसके शेड के नीचे यात्री कम और मवाली ज्यादा नजर आते थे। वहां दर्जनों ऐसे आदमी दिखाई देते थे जिनके हाव भाव खिन्न थे। दाढ़ियां बढ़ी हुई थीं और धूप से चेहरे तपकर काले पड़ गए थे। आंखें हमेशा लाल रहती थीं। उनमें से कुछ हट्टे कट्टे और दबंग थे, तो कुछ थके हारे फटीचर। वे सड़क किनारे नीचे बैठकर गांजा पीते थे और दिन भर ताश खेलते थे। उनमें से अधिकांश निठल्ले थे और औरतें मेहनत मजदूरी से घर चलाती थीं। कई बार वो उन्हें मार पीट कर उनकी मजदूरी भी उनसे छीन लेते थे। वे कई घिनौनी करतूतों में लिप्त रहते थे और मारपीट, गाली गलौज या छीना झपटी करते रहते थे। उनके चेहरे वहशियों जैसे हो जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो छीनने और लड़ने में असमर्थ हो गए थे। वे दिन भर कहीं से कुछ चुरा लाने या किसी से कुछ मांगते रहने में अपना दिन गुजारते थे। उस झमघट में चाहे जितना भी वहशीपन और भोंडापन था, लेकिन ये उनका नेचर था और उसके पीछे कोई कमीनापन नहीं था। वे आपस में उलझ जाते थे, लेकिन दूसरे दिन सब भूल जाते थे। उनमें से किसी के चेहरे पर न तो कोई अपने किए का पछतावा होता था, न किसी दूसरे के लिए बदले की कोई भावना। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने घमासान के बावजूद उनके बीच कोई गुटबाजी नहीं थी। वे धूर्त और चालाक नहीं थे। ठीहे पर दिहाड़ी के काम के लिए आने वाली मजदूर औरतें भी कुछ कम नहीं थी। उन्हें भी दो दो हाथ करने, गंदी गालियां बकने और खैनी गुटखा खाने की आदत थी। उनका भी कई कई मर्दों से सिलसिला चलता रहता था, लेकिन वो वेश्या या धंधेबाज नहीं थीं और वे किसी तरह की लालच के लिए नहीं, सिर्फ मौज मस्ती के लिए इतुत करती थीं। उन्हें मर्दों को फांसने में उतना मजा नहीं आता था जितना उन्हें आपस में लड़वाने में। अपने चाहने वालों को वे जब तक आपस में लड़वा नहीं देती थीं, तब तक उनका जी नहीं भरता था। मुझे बहुत जल्द समझ में आ गया कि मैंने जिस नए जीवन वृत्त में प्रवेश किया है, वो बहुत खुरदरा और तपा हुआ है। उसमें किसी तरह का कोई बांकपन, कोमलता, पवित्रता या सदाचार नहीं है। लेकिन मैं यहाँ मानव मन की झलकियां देखने नहीं आया था। मुझे उनके बीच रहते हुए अपने घर बार और रोजगार का सिलसिला चलाना था। मैंने उस नए माहौल में खुद को पूरा डुबो दिया। अपने काम काज में, भीड़ भाड़ में और आए दिन होने वाली झंझटों में मैं इसलिए उलझा रहता था ताकि बिन्नी की याद ना आए। उसके साथ जो हुआ था, उसे मैंने अंतिम बार जिस रूप में देखा था, उसे याद करते ही मैं भयानक पीड़ा और उतनी ही विषैली प्रतिहिंसा से भर उठता हूं। बिन्नी की पिछली टांगों को तोड़ दिया गया था। उसकी योनि में एक मोटा खिल्ला घुसाकर उसे मेरी दुकान के पास छोड़ दिया था और वो अपनी नाकाम टांगों को घसीटते हुए चौक तक चली आई थी। उसे इस हालत में देखने के बाद मैं पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। मैं रो नहीं सका। कोई चीज मेरे गले में फंस गई थी और लगभग 15 दिनों तक उस सदमे के कारण मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। काश मैंने सिर्फ बिन्नी की टूटी हुई टांगों को देखा होता, उस चेहरे को न देखा होता।
मैं जब तक जीवित रहूंगा उस चेहरे को नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन के बाद कई दिनों तक मेरा मन खिन्न रहा। सब कुछ बहुत बुरी तरह से उलझ गया था। एक तरफ बेहद कोमल और करुण भाव थे और दूसरी तरफ सब कुछ तहस नहस कर देने वाली नफरत। ये सच है कि नियति ने बिन्नी को मेरे पास भेजा था, लेकिन मैंने उसे नियति के पास वापस नहीं भेजा। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं उसे भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ूंगा और मैंने उसे सही सलामत वापस लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अपने प्रयासों में मैं बिल्कुल अकेला था। बिन्नी का पता लगाने में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आखिर उन हरामजादों ने वही किया जो वो करना चाहते थे। 15 दिनों तक मैं शोक में डूबा रहा, लेकिन उसके बाद मेरे अंदर एक बड़ा बदलाव आ गया। अब मैं ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने देता हूं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं क्या करने वाला हूं। मैंने बाकायदा अभ्यास किया और कठिन तप से ये हुनर सीखा। अब स्वाभाविक रूप से चेहरे पर आने वाले भावों की बजाय उससे ठीक विपरीत भाव अपने चेहरे पर लाने में मैं सक्षम हो गया हूं। बिन्नी होती तो तुरंत ताड़ जाती कि मैं क्या सोच रहा हूं और क्या करने जा रहा हूं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मेरे व्यवहार में दिखाई देने वाली विनम्रता और सहयोग भाव की आड़ में मेरी असलियत क्या है। दुकानदारी को पटरी में लाने में भी मेरे इस बदले हुए रूप का बहुत बड़ा योगदान था। और जब ग्राहकी का सिलसिला चल निकला, मैंने दुकान के काम से समय निकालकर फिर से शहर के उन इलाकों में जाना शुरू कर दिया जहां मेरे पुराने दोस्त और अब दुश्मन रहते थे। तंबाकू का वो गोदाम अब सिर्फ ताश और सिगरेट के अड्डे तक सीमित नहीं रह गया था। वहां कई बड़े बड़े कांड होने लगे थे। गोदाम का एक हिस्सा इतना जर्जर हो गया था कि वहां कुछ भी नहीं रखा जाता था। पलस्तर उधड़े फर्श पर चारों तरफ सिगरेट के टुर्रे, गुटखे के पाउच, देसी और अंग्रेजी शराब के पौवे और इस्तेमाल किए गए कॉन्डोम बिखरे पड़े रहते थे। कई दिनों के बाद जब मैं एक दिन उस गोदाम गया तो वहां मेरे पुनरागमन को बहुत हेय दृष्टि से देखा गया। मेरे साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार हुआ और अपमानजनक उपाधियां दी गईं। मुझे खुद अपना ही थूक चाटने को कहा गया। मैंने सब कुछ विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद मेरे प्रति उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव हुआ। उसका कारण यह था कि उनकी जेब हमेशा खाली रहती थी और मेरी हमेशा भरी। ये जानने के बाद कि कौन कौन किस लत का शिकार है, मैंने उसी हिसाब से उन पर खर्च करना शुरू कर दिया। उसके अलावा मैं ये जानने की भी लगातार कोशिश करता रहता था कि किस किस नशीले पदार्थ में क्या क्या मिलाने से उसके कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। मेरी गुप्त योजनाएं बिल्कुल सही दिशा में क्रियान्वित हो रही थीं और उसके बहुत अच्छे दुष्परिणाम आने शुरू हो गए थे। सबसे पहले मैं मलय के करीबी साथियों को ठिकाने लगाना चाहता था ताकि मलय पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाए। 2 महीने बाद पुर्रू और बउआ ने वहां आना छोड़ दिया। दोनों गंभीर रूप से बीमार थे। एक को खूनी पेचिश और दूसरे को अल्सर की बीमारी थी। उनके जाने के बाद कुछ और नए लड़के अड्डे पर आने लगे। इस तरह के गुप्त अड्डे खुद अपने आप में किसी संक्रामक बीमारी से कम नहीं होते। नए नए लड़के संक्रमित होते रहते हैं, लेकिन नए लड़कों पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने मलय का डोज बढ़ा दिया। उसकी हिंसा और काम वासना को भड़काए रखने में मैंने कोई कमी नहीं आने दी। पहले मैं उसे चरम पर ले जाना चाहता था और उसके बाद, लेकिन मेरे इस इरादे के रास्ते में अचानक एक अवरोध आ गया। एक रात जब मैं मलय के नशे की अच्छी खुराक देकर लौट रहा था तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने गर्दन घुमाकर सिर ऊपर उठाकर देखा। जिस लड़के ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था वो कद में मुझसे ऊंचा था। उसके बाएं गाल और पेशानी के बीचों बीच पुराने जख्म का निशान था। मैं पहचान गया, वो मुश्ताक था। उसने धीरे से मुस्कुराकर अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, मुझे जानते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे अच्छी तरह जानता था, हालांकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। वो एक दूसरे इलाके का था, लेकिन उसका नाम सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं था। पूरे शहर में उसकी धाक थी। वो कभी किसी कमजोर पर अपना रौब नहीं जमाता था, बल्कि सीधे उनसे टक्कर लेता था। जिनसे आंख मिलाने से भी लोग डरते हैं, वो हमेशा डरने वालों को ये सबक सिखाता था कि डराने वालों से कैसे निपटना चाहिए। कई ऐसे लड़कों को वो उन उत्पीड़कों के चंगुल से छुड़ा चुका था जो किसी न किसी डर से फंस गए थे। कुछ दूर तक वो यूं ही मेरे साथ चलता रहा। फिर उसने अपनी बाईं बांह मेरे कंधे पर डाल दी।
जैसे कोई पुराना दोस्त डालता है, और पूछा, कहां से आ रहे हो? मैंने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे डरते हो? नहीं, मैंने इस बार साफ जवाब दिया। मैं किसी से नहीं डरता। उसने लंबी हुंकार भरी और अपनी भारी आवाज में कहने लगा, लेकिन जिस तरह से तुम मलय पर पैसे लुटाते हो, उसे देखकर कोई भी ये सोचेगा कि तुम उससे दबे हुए हो या किसी मामले में फंस गए हो, और अगर तुम उस पर खर्च नहीं करोगे तो तुम्हारा राज जाहिर हो जाएगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तल्खी से कहा और अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन उसकी बांह थोड़ी सख्त हो गई और उसने बलपूर्वक मुझे रुक जाने पर मजबूर किया। उसकी इस सख्ती से मैं जरा खींच गया, लेकिन मैंने अपनी खींच जाहिर नहीं होने दी। सुनो, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अब मेरे कंधों पर अपने हाथ रख दिए। अगर तुमसे कुछ गलत हो गया है तो भी नहीं। किसी से डरना मतलब उसे अपने ऊपर हावी होने देना है, और एक बार जब कोई हावी हो जाता है तो उससे छुटकारा होना मुश्किल। मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ देर तक देखता रहा। मेरे इस तरह देखने का मतलब ये नहीं था कि मैं उसकी बातों से प्रभावित हूं, लेकिन उसे लगा कि मैं उसकी बातों में आ गया हूं। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए बिजली के एक खंबे के पास ले आया। स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर थीं। मैंने देखा, उसकी आंखें सचमुच बहुत गहरी थीं, सब कुछ भांप लेने वाली। तुम पिछले कई दिनों से अपने पिताजी की गैर हाजिरी में दुकान के गल्ले से पैसे चुराते रहे हो। तुम अपने ग्राहकों के साथ लेन देन में भी धोखाधड़ी करते हो। तुम चोर उचक्कों से चोरी का माल खरीदते हो और लल्लू कबाड़ी के यहां 3 गुनी ज्यादा कीमत में बेच आते हो, है ना? मैं बुरी तरह चौंक गया। अपनी गोपनीयता के खुल जाने के डर से नहीं, इस बात से कि मेरे बारे में इतनी पक्की जानकारी हासिल करने के पीछे उसका मकसद क्या है। और ये सब तुम अपने लिए नहीं, उसके लिए करते हो, उस मलय के लिए, जो तुम्हें मां बहन की गालियां बकता था, जिसने होली के दिन तुम्हारे बाप को बीच सड़क पर लाकर नंगा किया था। मैंने बहुत गहरी सांस ली, अपने होंठ भींच लिए और चेहरा झुका लिया। कुछ देर के लिए मैं इस सोच में पड़ गया कि पिताजी के इतने भयानक अपमान के बावजूद इस बात को लेकर मेरा खून क्यों नहीं खौलता। मैं दूसरी तमाम बातें भूलकर सिर्फ बिन्नी की मौत का बदला क्यों लेना चाहता हूं? क्या बिन्नी मेरे जन्मदाता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी? जब पिताजी को यह मालूम पड़ेगा कि मैं अब भी मलय से मिलता हूं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पहली बार मैंने अपने आप को एक दूसरे नजरिए से देखा। तब मुझे लगा कि जब कोई चीज किसी के अंदर घर कर जाती है तो उसे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। दुनिया के लिए उसका चाहे कोई मतलब न हो, पर जिसके अंदर वो चीज होती है, सिर्फ वही जानता है कि वो उसके अंतर मन में कैसा खिलवाड़ करती है। उस खिलवाड़ को न तो कोई देख सकता है और न कोई समझ सकता है। कुछ देर बाद मैंने सिर उठाया। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। वो धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। और उसे भी। नाम क्या है उसका? मलय। तुम्हें उसका असली नाम मालूम है? मुझे आश्चर्य हुआ, मैं सचमुच उसका असली नाम नहीं जानता था। मृत्युंजय नाम है उसका, उसने कहा। तुम जानते हो मृत्युंजय का क्या मतलब होता है? मैंने न में सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, बहुत जल्द जान जाओगे, क्योंकि मैं बहुत जल्द उससे मिलने वाला हूं। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय छुपे हुए अर्थ वाली मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम मेरी खातिर उससे मिलने वाले हो? मैंने पूछा। उसने फिर मेरे कंधों पर हाथ रख दिए। शांत हो जाओ, तुम्हारा उससे डरना ठीक नहीं। मैं इस बार चिल्लाकर कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। मुझे लगा कि अगर उसे भ्रम है कि मैं मलय से डरता हूं तो इस भ्रम को बने रहना चाहिए। उधर मलय को भी यही भ्रम था कि मैं उससे डरता हूं। इसका मतलब इन दोनों को मेरे असली इरादों के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने अनिच्छा से हाथ मिलाया, लेकिन उसने पुरजोर तरीके से मेरे कंधों को थपथपाया, जैसे ये जाहिर करना चाहता हो कि अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब वो चला गया तो मैं कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा, मलय और मुश्ताक में फर्क क्या है? दोनों हिंसक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन दोनों की हिंसा की प्रकृति अलग अलग है। बहरहाल मैं इस बात से आश्वस्त था कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता।
मेरे बाहरी हालात को मुश्ताक ने बहुत अचूक और सटीक तरीके से पकड़ लिया था, लेकिन उसके अंदर की घ्राण शक्ति का और उस दृष्टि का अभाव था जो चीजों की बिल्कुल निचली तहों तक जाती है। उसने बिन्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था, इसलिए वो कभी भी यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि मैं मलय को भी उसी रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप में मैंने बिन्नी को सड़क पर घिसटते हुए देखा था। आज मैं एक वयस्क के रूप में जो कुछ कह रहा हूं, ठीक वही सब मैं उस वक्त भी महसूस करता था, लेकिन तब मैं खुद को यह समझा नहीं पाता था। ये सब बहुत भयानक है और अच्छा नहीं। आज मैं एक वयस्क के रूप में जो कुछ कह रहा हूं, ठीक वही सब मैं उस वक्त भी महसूस करता था, लेकिन तब मैं खुद को ये समझा नहीं पाता था कि ये सब बहुत भयानक है और अच्छा नहीं है, और मैं दुनिया के बनाए रास्तों पर चलने के बजाय फिसलन भरे रास्ते पर चल रहा हूं, एक ऐसे रास्ते पर जो शैतानियत का रास्ता है। भयानक पतन की ओर ले जाने वाले इस रास्ते में एक बार फिसल जाने के बाद संभल कर खड़ा होने की या वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। पिछले कई महीनों से मैं मलय की तलब के लिए अपनी जेब खाली करता रहा हूं। अब उसे नशे के मामले में अपने गुर्गों की जरूरत नहीं थी, लेकिन नशे के साथ आजमाई गई मेरी कुछ तरकीबों के कारण उसका आवेग हिंसा के बजाय काम वासना की तरफ मुड़ने लगा था। वो दल के नए लड़कों से कुछ ऐसी चीजें मांगने लगा था जिसे पूरा कर सकना उनके लिए असंभव था। एक लड़के से वो बार बार उसकी बहन के पास ले जाने की मांग करता, और एक दिन जब आखिरी चेतावनी के बाद भी वो खाली हाथ वापस आया, मलय ने पहले अपने कपड़े उतारे, फिर उस लड़के के कपड़े खोल दिए, फिर उसने दो अन्य लड़कों की तरफ देखकर इशारा किया। मलय उस लड़के के पीछे खड़ा हो गया और उसने अपने दाएं कान पर जनेऊ लपेट लिया। इससे पहले कि वो अपना काम शुरू करता, मैं वहां से चला आया। मुझे मालूम था कि अब क्या होने वाला है। मलय जब अपने कान पर जनेऊ चढ़ा लेता है तो उसका सीधा संबंध एक ऐसी क्रिया से होता है जो अशुद्ध मानी जाती है। मुझे बउआ ने बताया था कि बिन्नी की योनि में खिल्ला भोंकने से पहले भी उसने अपने कान पर जनेऊ चढ़ाया था। उस लड़के के अलावा वो एक और लड़के की विधवा भाभी को भी वश में करने के चक्कर में था, और जिस गली में वो रहता था उस गली में वो कई कांड कर चुका था। प्रत्यक्ष रूप से हालांकि किसी ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन एक सामूहिक रोष उस इलाके में सुलगना शुरू हो गया था, पर उसे इस बात की कोई चेतना नहीं थी। उसकी आंखों में जानवरों जैसा समय रहित भाव आ गया था। वो गालियां बकते हुए इधर उधर लुढ़कने लगा था और अनजाने में वो उस अंत की तरफ बढ़ने लगा था जिस अंत की तरफ मैं उसे ले जाना चाहता था। लेकिन अब मुश्ताक मेरे और मलय के बीच में था, और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो मेरी भलाई चाहता था या किसी तरह के परोपकार की भावना उसके अंदर थी, या वो किसी असत से लड़ने के लिए निकला था। दरअसल उसके अंदर भी कुछ था, कोई ऐसा धूमकेतु, कोई ऐसा बवंडर जो किसी दूसरी चीज से टकराने के लिए ही जन्म लेता है। मलय और मुश्ताक की संभावित टक्कर की कल्पना मात्र से मेरे अंदर एक अज्ञात ईर्ष्या जाग उठी। जो काम मुझे करना है वो मुश्ताक क्यों करेगा? इस विचित्र विचार से पहले तो मैं चौंक गया, और अपने अंदर झांकने के बाद मुझे लगा कि ये ईर्ष्या ठीक वैसी थी जैसी एक जानवर के अंदर तब उठती है जब उसके शिकार को कोई दूसरा जानवर हड़प लेता है। तो ऐसी हालत मेरे मन की थी। अगर मेरा मन इतना विचलित न होता और मेरे विवेक ने मेरा जरा भी साथ दिया होता तो मैं उनके बीच से हट जाता। वो आपस में लड़कर मरखप जाते, इससे बड़ी अक्लमंदी और क्या हो सकती थी। लेकिन नहीं, मैं तो कुछ अपने मन की करना चाहता था। उस वक्त मेरे दिमाग में एक काला पर्दा पड़ चुका था, इसलिए मैं ये देख नहीं पाया कि मेरा व्यक्तित्व भी हिंसा की सनातन धारा से घुला मिला है। मैंने ये ठान लिया कि मलय का जो भी हश्र होगा वो सिर्फ मेरे हाथों होगा, कोई और इस अवसर को मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। इस दोहरी कश्मकश में मेरी दिमागी हालत दयनीय हो गई। काम धंधे और घर बार से मेरा मन उचट गया। पिताजी के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया और अब वो दुकान को ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे। माँ बिन्नी के जाने के बाद सचमुच बीमार रहने लगी थी। एक बार मैंने उनसे कहा कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और फालतू के कामों में अपने आप को मत खपाओ। वो कुछ देर मेरी तरफ देखती रहीं और फिर अपने हाथ का काम छोड़कर मेरे पास आ गईं। मेरे बजाय तो खुद पर ध्यान दे रहे, तू तो बिल्कुल अपने भूत जैसा दिखने लगा है। ऐसा लगता है जैसे कई रातों से सोया नहीं या नींद में चल रहा है। इतने दिनों से जो कुछ चल रहा था उसके बारे में माँ ने अब तक कुछ नहीं कहा था। ये उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। माँ मेरी तरफ शिकायत के भाव से नहीं बल्कि दया के भाव से देख रही थी। सुबह की सुनहरी रोशनी उनके चेहरे पर और अधपके बालों पर पड़ रही थी।
दाईं आंख की कोर पर तरल चमक उभर आई थी। उन्होंने होंठ भींचते हुए आंचल से अपनी आंखें पोंछ ली। मैंने उनके चेहरे से नजरें हटा ली। वो फिर से चूल्हे के पास जाकर बैठ गईं और चाय के बर्तन को उन्होंने चूल्हे से उतारा और 2 अलग-अलग गिलासों में छन्नी से छानकर चाय का गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दिया और दूसरे गिलास से चाय के घूंट भरते हुए मुझे बताती रहीं कि इस बीच दुकान की और पिताजी की क्या हालत हो गई है। मैं सब कुछ सुनता रहा और फिर बिना कुछ कहे घर से निकलकर दुकान चला आया। हालांकि मैं रोज दुकान जाता था, लेकिन उस दिन दुकान को मैंने एक अलग निगाह से देखा। मुझे सचमुच सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगा। फिर मैंने पिताजी पर एक निगाह डाली। वो पहले जैसे उत्साह से दुकानदारी करते नजर नहीं आए। उनके चेहरे पर एक हारे हुए पिता जैसा भाव था, जिसका बेटा हाथ से निकल गया हो। मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मैं कोई बेशर्म किस्म का भोगी या अय्याश होता तो मुझे अपने पिता का चेहरा देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नीचता की दलदल में धंसा कोई लोफर नहीं हूं। मैं किसी तरह के भोग विलास या नशे या जुए की लत का शिकार नहीं था। मैं तो सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। मैं जितना भी खुद को समझाने की कोशिश करता, उतना ही वो आग और भड़क जाती। उस आग की लपकती झपकती चिंगारियों के बीच जब भी मुझे बिन्नी का चेहरा दिखाई देता, मेरी मुट्ठियां भिंच जाती। कई बार तो मैं अकेले में अपने ही घर के दीवारों पर घूंसे बरसा चुका हूं। लेकिन जैसे पिताजी ये नहीं जानते थे कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक वैसे ही मैं भी नहीं जानता था कि उन पर क्या बीत रही है। अगर मैं उस वक्त थोड़ा भी होश में होता तो उनके बदले हुए व्यवहार की तरफ मेरा ध्यान जरूर जाता। उनके अंदर से एक दुनियादार दुकानदार पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। उसकी जगह एक सन्यासी ने ले ली थी। उनकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए थे और चेहरे पर भी हमेशा एक निरासक्त जोगी जैसा भाव रहता। मुझे पता था कि मेरी गैर हाजिरी में दुकान के आसपास पागलों, भिखारियों, मवालियों और कुत्तों का जमघट लगा रहता है और पिताजी हर एक को कुछ न कुछ बांटते रहते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लावारिस फटीचर भी थे जिन्होंने स्थायी रूप से दुकान को अपना बसेरा बना लिया था। वो दुकान के हर काम में पिताजी का हाथ बटाते और उन्हीं से पैसे मांगकर शराब पीते। वो दिखने में इतने भद्दे और उज्जड़ थे। उनके कपड़े और नाखूनों में इतना मैल भरा रहता था कि उन्हें देखकर घिन आती। लेकिन अब वो उस दुकान के अघोषित कारीगर थे। उन्होंने हर तरह की मिठाई और नमकीन बनाना सीख लिया था और हर चीज में ऐसा स्वाद रच दिया था कि दूर दूर से ग्राहक आने लगे थे। उन्हीं में से एक मंगल बाबा भी थे, जो न जाने कहां से आकर उस दुकान पर टिक गए थे। वे उम्र में पिताजी से बड़े भी थे और दूसरे कर्मचारियों से ज्यादा जिम्मेदारी उनमें दिखाई देती थी। पिताजी की दुकान के प्रति बढ़ती उदासीनता और मवालियों और भूखे कुत्तों के प्रति बढ़ती दयालुता के बाद अगर मंगल बाबा नहीं होते तो सब कुछ चौपट हो जाता। ये उन्हीं की देखरेख का नतीजा था कि दुकानदारी अभी तक धड़ल्ले से चल रही थी। लेकिन इतनी गहमा गहमी के बावजूद पिताजी के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ गए हैं और हर तरह की लीलाओं को तटस्थ भाव से देख रहे हैं। ये परिवर्तन कुछ ही महीनों में नहीं हुआ था और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं उस वक्त एक ऐसी मानसिक अवस्था से गुजर रहा था जहां घटित होते समय और मन में जो घटित हो रहा है उसके बीच की सीमा रेखा धुंधली पड़ जाती है। आंख जो देख रही है वो अंदर मन मस्तिष्क में कहीं दर्ज नहीं होता, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा होता है। उफ, कितनी कोशिश की थी मैंने अपनी खूंखार कल्पनाओं को रोकने की। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही ख्याल चलता रहता था। अपनी कल्पनाओं में कई बार मैं मलई की टांगें काट चुका हूं, हर बार अलग तरीके से, हर बार पहले से कई गुना ज्यादा क्रूरतापूर्वक। फिर एक समय ऐसा भी आया जब मैं अपने आप को धिक्कारने लगा कि तुम सिर्फ कल्पना कर सकते हो, असली खून खराबा करने की ताकत तुम में है ही नहीं। जिसको कुछ करना होता है वो कर गुजरता है, लेकिन तुम कुछ करने के बजाय सिर्फ नए नए हथियार खरीदते हो और उसे उन गुप्त और निर्जन ठिकानों पर छुपा कर रखते हो जहां कोई आता जाता नहीं। तुम कई बार ये सोच चुके हो कि एक न एक दिन मलय को उन्हीं में से किसी एक ठिकाने में ले जाओगे और जब वो नशे में होश खो देगा तुम चुपचाप अपना काम निपटा लोगे। तुम कायर हो, घुन्ने हो, आर पार की असली लड़ाई लड़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर अब बची ही नहीं है। ऐसे विचार मुझे अंदर तक हिला देते। मैं बहुत विचलित हो जाता हूं। एक तरफ पिताजी थे, मां थी और मेरा भविष्य। दूसरी तरफ एक अंधेरी राह जिसमें मैं अपनी नियति को देख रहा था।
मैं एक ऐसे आदमी के रूप में अपने आप को देख रहा था जो अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगाकर कोई लड़ाई जीतना चाहता हो। जाहिर है, मेरे माता पिता मेरी इस हालत से कम दुखी नहीं थे। मां मुझसे ऐसा बर्ताव करने लगी थी जैसे किसी बीमार या पागल से किया जाता है, और पिताजी का व्यवहार ऐसा था जैसे मैंने कोई पाप किया हो। गुजरते दिनों के साथ वो और ज्यादा उदासीन होते जा रहे थे। वो दुकानदारी छोड़कर कभी हनुमान टेकड़ी में जा बैठने लगे, कभी शिवनाथ नदी के किनारे शिव मंदिर में। धूनी रमाए बैठे साधुओं के साथ उनकी संगत बढ़ती गई। एक दिन वो उनके साथ चले गए। मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ इतना मालूम हुआ कि कुछ साधुओं के साथ वो रेलवे स्टेशन तक पैदल गए। फिर वो कौन सी ट्रेन में सब लोगों के साथ कहां चले गए ये किसी को नहीं मालूम। मुझे बाद में मंगल बाबा ने बताया कि वे अंदर ही अंदर इस बात से दुखी थे कि मैं ऐसे आदमी का सहयोगी और हितैषी बना फिरता था जिसने सरेआम उन्हें बेइज्जत किया था। उनकी ये बात सुनकर और ये जानकर कि वो मेरे बारे में क्या सोचते थे और क्यों घर छोड़कर चले गए, मैं और भी दुखी हो गया और मैंने घर और दुकान के अलावा कहीं भी आना जाना छोड़ दिया। पिताजी का इस तरह चले जाना हालांकि मां के लिए भी असहनीय आघात था, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे इस बात ने और भी दुख पहुंचाया कि वो हर मिलने जुलने वाले से यही कहती थीं कि वो पिता के बारे में मुझसे कोई बात न करे। इन सब बातों का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ और मैंने मलय का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन मैं बिन्नी के अंतिम क्षणों की छवि से कभी मुक्त नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से जब मुझे नींद आती थी तो वो छवि सपनों में भी मुझे पीड़ित करती थी, और अब तो उस छवि के साथ पिताजी का संसार के प्रति विरक्ति के भाव से भरा चेहरा भी शामिल हो गया था। इन दो चेहरों के मूल भाव का प्रभाव मेरी धमनियों और शिराओं में घुलने लगा था। मैं अब दोहरी यंत्रणा झेल रहा था। एक मथानी थी जो मुझे मथ रही थी और मेरा मैं चूर चूर होकर बिखरने लगा था। एक नशा था जो उतरने लगा था, जिसमें मेरी समस्त भावनाएं समाहित थीं। अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं केवल जी रहा था और बाकी सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा पिताजी छोड़ गए थे। एक के बाद एक दिन बीतते गए, कई हफ्ते और महीने गुजर गए, फिर भी मुझे यकीन करने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। हालांकि मैं पुराने रास्ते पर कभी नहीं गया और न मेरे रास्ते में कोई आया, लेकिन मुझे हमेशा ये आशंका रहती थी कि मलय एक न एक दिन जरूर आएगा और कभी न कभी मेरे सामने आकर वो खड़ा हो जाएगा। तब मैं क्या करूंगा? मलय और मुश्ताक की एक मुलाकात इस बीच हो चुकी थी। इस मुलाकात की खबर मुझे उसी लड़के ने दी जिस लड़के की भाभी को मलय ने अपनी हवस का शिकार बनाया। उस पहली मुलाकात में दोनों की आंखों ही आंखों में क्या बात हुई वो लड़का नहीं समझ पाया था, लेकिन उनकी अगली मुलाकात कब होने वाली है ये उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था। फिर एक के बाद एक अजीबोगरीब और भयानक घटनाएं घटती गईं। मलय और मुश्ताक की निर्णायक मुलाकात से पहले ही मुश्ताक के किसी पुराने दुश्मन ने उस पर पीठ से वार कर दिया। सिर में लगी गंभीर चोट के कारण मुश्ताक अस्पताल में था। दूसरे दिन मलय को भी पकड़कर पुलिस ले गई। उसने उस लड़के की गर्भवती भाभी के पेट पर लात मार दी थी और वो सड़क के बीचों बीच जब दर्द में तड़प रही थी तो कमर पर हाथ खड़ा हुआ वो आसपास के खड़े लोगों को चुनौतीपूर्ण नजरों से घूरता रहा। फिर जब वो जाने लगा तो उस औरत ने उसके पांव पकड़ लिए। बदले में उसने और 3-4 लातें उसके पेट में जमा दी। वो औरत कमर से नीचे खून से लथपथ थी, लेकिन उसने मलय को नहीं छोड़ा। संयोग से पुलिस की वैन वहां से गुजर रही थी और उसी समय पुलिस वालों ने देखते ही देखते मलय को दबोच लिया। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि गली में मलय ने आतंक फैला रखा था। उस गली की औरतों ने एक दिन उसे घेर लिया और वो भी कहीं और नहीं, अदालत के कटघरे में। उसे जेल से अदालत लाया गया और उस दिन उसके मामले की सुनवाई थी। अभी तक कोई गवाह उसके खिलाफ गवाही देने आया नहीं था, लेकिन अचानक 40-50 औरतें कोर्ट रूम में घुसी और कटघरे में खड़े मलय को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के जवान जो उसे अदालत में लाए थे वे चाहते तो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मलय के साथ साथ उनकी आंखों में भी कुछ औरतों ने मिर्ची पाउडर झोंक दिया था। वे औरतें जब आई थीं तब निहत्ती थीं और अदालत से वापस जाते समय उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि उस कोहराम में कब क्या हुआ। जब भीड़ छंटी तो लोगों ने देखा कि मलय का जिस्म कटघरे के सामने वाले हिस्से की रेलिंग पर छाती के बल झुका हुआ था। उसके दोनों हाथ गायब थे,
दायां हाथ जिसमें हथकड़ी बंधी हुई थी कटघरे के दाईं ओर पड़ा था और बायां बाईं ओर। अदालत में होने वाला ये पहला फैसला था जो अदालत शुरू होने से पहले हो गया था। लेकिन नियति का फैसला अभी बाकी था। दुष्कर्म और हत्या के इस मुकदमे में उसे जो सजा मिलनी थी और जिसके हाथों मिलनी थी वो तो मिल गई, लेकिन असली मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। मलय के अंदर जो शैतान था वो न तो किसी तरह के तिरस्कार या प्रहार से खत्म हो सकता था, न कोई न्यायालय या कोई कानून उसे खत्म कर सकता था। सिर्फ खून बहाने से कुछ नहीं होता। चाहे वो शैतान किसी का खून बहाए, चाहे कोई उस शैतान का खून बहाए, खून तब तक बहता रहेगा जब तक नियति अपना निर्णायक फैसला नहीं सुना देती। नियति की अंतरिम और बाह्य रूपरेखा पहले से बन चुकी होती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कब, कहां, कैसे आखिरी क्षण आएगा। होली आने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए थे। आने वाले दिनों के हर्षोल्लास का साथ देने के लिए वातावरण में मस्ती भरी बयार घुलने लगी थी। लोगों का ध्यान अब अपने काम पर लगने के बजाय तरह तरह की खुराफातों में लगने लगा था। कुछ लोग भांग की तरंग में डूब गए थे और कुछ मजाक मस्ती में मशगूल थे। मैंने होली मनाना उसी साल से छोड़ दिया था जिस साल मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा था। पहले मैं होली की हुड़दंग का सिरमौर हुआ करता था। अब वो दिन मुझसे विदा ले चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे दिन अब भी मेरे साथ चल रहे थे जिन दिनों ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए कड़वा और गमगीन बना दिया था। होली हर साल मेरी दुकान के सामने चौराहे के बीचों बीच जलाई जाती है। वो कोई बड़ा विधिवत और ईंट की दीवार की गोलाई से घेरा गया चौराहा नहीं था। वो एक नाम मात्र का नगण्य सा चौराहा था। होली जलाए जाने के कुछ दिनों बाद वहां से राख हटा दी जाती थी और एक गोल काला धब्बा चौराहे के बीचों बीच रह जाता था। फिर गुजरते दिनों के साथ वाहनों से उठती धूल से कालापन कम हो जाता, लेकिन उसका धुंधला सा अक्स हमेशा कायम रहता था। उसी काले धब्बे तक पहुंचकर एक दिन बिन्नी ने दम तोड़ा था, इसलिए मैं उस जगह को देख नहीं पाता था। हर बार होली आने से पहले जहां एक तरफ शहर में उल्लास का माहौल रहता था, वहीं दूसरी तरफ होली की आड़ में उत्पात मचाने वालों का डर भी बना रहता था। लेकिन इस बार बहुत से बदमाशों को पहले ही धर लिया गया था, और जिस बदमाश का सबसे ज्यादा आतंक था वो सरकारी अस्पताल के बिस्तर में अपने कटे हुए हाथों के साथ लाचार पड़ा था। मुश्ताक भी उसी वार्ड में था और दोनों की चारपाई आमने सामने थी, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि उसका शत्रु ठीक उसके सामने मौत से लड़ रहा है। अस्पताल लाए जाने के बाद शुरुआत के कुछ दिनों तक मलय को जब भी होश आता वो चीखने चिल्लाने लगता था। वो उन औरतों को गालियां बकता जिन्होंने उसकी यह हालत की थी। किसी वहशी जानवर की तरह वो अपने पांव छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश करता। उसके पांव में बेड़ियां बंधी थी और बेड़ियों की जंजीर को चारपाई की रॉड से बहुत मजबूती से बांध दिया गया था। फिर एक दिन बेड़ियां भी खोल दी गईं, क्योंकि लगातार रगड़ खाने के कारण उसके टखनों में घाव हो गए थे। उन घावों में मवाद भर आया था और सूजन इतनी बढ़ गई थी, बेड़ियां अगर खोली नहीं जाती तो कुछ दिनों बाद उसे आरी से काटना पड़ता। बेड़ियों से आजाद होने के बाद एक बार भी उसके पांव में कोई हरकत नहीं हुई। जिस पुलिस वाले को उसके पहरे पर बिठाया गया था वो अब निश्चिंत होकर इधर उधर टहलने चला जाता था। वार्ड के सभी कर्मचारी ये मान चुके थे कि अब वो कुछ दिनों का मेहमान है। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उठकर अस्पताल से बाहर चला जाएगा। एक इंसान के तौर पर तो उसके अंदर की तमाम ताकतें खत्म हो गई थीं, लेकिन इंसानी ताकत के अलावा एक दूसरी ताकत जो उसके अंदर थी उसे कोई नहीं पहचान पाया। अपनी उसी दूसरी ताकत के दम पर वो होली के दिन सुबह 10 बजे अस्पताल से बाहर आया और धीरे धीरे चलते हुए उस चौक की तरफ बढ़ने लगा जहां मेरी दुकान थी। जब वो अस्पताल के कपड़ों में चलते हुए चौक पर आकर खड़ा हो गया तो लोग उसे कौतूहल से देखने लगे, जैसे किसी विचित्र जीव को देख रहे हों। मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था, मैं अखबार पढ़ रहा था। मंगल बाबा ने मेरी बांह पर हाथ रखा। मैंने सिर उठाकर देखा तो उन्होंने चौक की तरफ इशारा किया। ठीक अगले ही पल मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मलय चौक के बीचों बीच खड़ा था। उसके पांव ठीक वहीं थे जहां बिन्नी ने दम तोड़ा था। वो बहुत विचित्र नजरों से मुझे देख रहा था। उसके देखने के अंदाज से यह लग रहा था कि वो मेरे अंदर छुपे दूसरे आदमी को पहचान गया है। कुछ देर वो जलती हुई निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर उसने दोनों घुटने आगे की तरफ झुका दिए। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरा और उसका शरीर दाईं ओर लुढ़क गया। देखते ही देखते चौक पर भीड़ जमा हो गई।
कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी आई और उसे उठाकर ले गई। मैं बहुत देर तक उस जगह को टकटकी लगाए देखता रहा। उस गोल स्याह घेरे में एक साथ कई चीजें उमड़ घुमड़ रही थीं। ये एक ऐसा जीवन व्रत था जिसमें जीवन की अच्छाई और बुराई, सच्चाई और फरेब, प्रेम और घृणा, सौंदर्य और कुरूपता, करुणा और नृशंसता सब आपस में घुल मिल गए थे। कुछ देर बाद मैंने वहां से अपनी आंखें हटा लीं। हाथ में हाथ बांधे हुए सिर झुकाए और मैं आंखें बंद किए बैठा रहा। जब दोपहर हुई तो मैं उठकर चला गया। खाना खाने के बाद मैं काफी देर तक लेटा रहा। मैंने आंखों को अपनी दाईं बांह से ढक लिया और मन को शांत बनाए रखने के लिए एक ऐसे शून्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा जिसमें किसी भी तरह के विचारों और कल्पनाओं को खिलवाड़ करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई स्थिर बिंदु पकड़ में नहीं आया। आखिर मैंने अपने दिमाग को झटक दिया और उठकर खड़ा हो गया। मैंने मुंह धोया, नैपकिन से चेहरा पोंछते हुए दुकान जाने की तैयारी करने लगा। मैं पिताजी के लोहे की अलमारी में लगे आदमकद शीशे के सामने खड़ा होकर बालों में कंघी कर रहा था। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि इस अलमारी को खोलकर देखना चाहिए। पिताजी के जाने के बाद मैंने अभी तक एक बार भी इस अलमारी को खोलकर नहीं देखा था। मैं कुछ देर तक अनिश्चय की स्थिति में खड़ा रहा। फिर मैंने हैंडल को नीचे झुकाया और अलमारी खोल दी। अलमारी में एक धोती और एक कुर्ते के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ देर तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन कपड़ों को मैं उजाले में ले गया। उन्हें उलट पुलट कर देखा तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये वही कपड़े थे जिन्हें फाड़कर उन्हें निर्वस्त्र किया गया था। 4 साल तक उन्होंने इन कपड़ों को अलमारी में संभाले रखा और जब घर छोड़कर गए तो सिर्फ इन्हीं कपड़ों को छोड़कर गए। बाकी सब कपड़े और जमा पूंजी तो वो पहले ही गरीबों को बांट चुके थे। कुछ देर तक मैं सोचता रहा कि पिताजी इन कपड़ों को क्यों छोड़कर गए हैं, क्यों छोड़कर गए होंगे। इन कपड़ों के जरिए वो मुझे क्या संदेशा देना चाहते थे। फिर एक ख्याल मेरे मन में आया। मैंने खूंटी पर टंगा एक झोला उठाया, उन कपड़ों को झोले में डालकर मैं घर से बाहर निकल गया। जब मैं दुकान पर वापस आया तब दोपहर ढलने लगी थी। चौक पर लकड़ियों का ढेर लगना शुरू हो गया था। शाम ढलते ही लकड़ी के ढेर के पास फाग गाने वालों की टोली आकर बैठ गई थी। उस टोली में सभी दिहाड़ी मजदूर थे। नगाड़ा बजना जैसे ही शुरू हुआ, चौक में नाचने गाने वालों का मजमा शुरू हो गया। लोग मदमस्त होकर नाचने गाने लगे। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि सुबह उसी जगह एक मौत हुई थी। शाम ढलते ही लकड़ी के उस ढेर में आग लगा दी गई। मैं चुपचाप दुकान में बैठा रहा। आज दोपहर से ही दुकान का काम बंद कर दिया गया था। मंगल बाबा के अलावा बाकी सारे कर्मचारी होली मनाने के लिए निकल पड़े थे। कुछ देर बाद जब लपटें ऊंची उठने लगीं और घिरती रात के अंधेरे में उन लपटों की रोशनी दूर दूर तक फैल गई, मैंने अपना झोला उठाया और दुकान से बाहर आकर चौक की तरफ बढ़ने लगा। अग्नि का ताप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, इर्द गिर्द खड़े लोग धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे थे। मैं उस धधकती आंख के बिल्कुल पास चला गया। फिर मैंने झोले से पिताजी का कुर्ता निकाला, जिसके दामन को बीच से चीर दिया गया था। कुर्ते को आंख के हवाले करने के बाद मैंने धोती निकाली और बिना ये देखे कि वो किस तरह फाड़ी गई थी, उसे भी मैंने आग में झोंक दिया। फिर मैं हाथ पीछे बांधे कुछ देर खड़ा रहा और जलती हुई होली को ऐसे देखता रहा जैसे वो होली नहीं, कोई अर्थी हो। जब लपटें नीचे बैठने लगीं और आग से चिंगारियां निकलनी बंद हो गईं, तो मैंने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लीं। मन में कोई प्रार्थना नहीं। ये विचार चल रहा था कि मलय ने जो चोट मुझे दी थी उसे शायद मैं कभी भूल भी जाऊंगा, लेकिन पिताजी को जो चोट मैंने दी है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।